पहला सवाल ये बनता है कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ये तीनों नए कानून लागू हो गए थे और प्रवर्त हो गए थे। इनको लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। तो 3 नए आपराधिक कानून क्या है, बात करते हैं। देखो, 3 नए आपराधिक कानूनों को समझना, हालांकि इस विषय में हम पहले एक क्लास बना चुके थे पर उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं इनको इसी मैराथन क्लास में कंप्लीट करने जा रहा हूं। देखो, पहले एक थी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, 1860। एक थी सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता, ये थी 1973। तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदी में जिसको कहते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये था 1872 का। ठीक है, देखो मोटा मोटी काम समझो। आईपीसी में वो सारे कार्य वर्णित थे जो किए जाने पर अपराध या क्राइम घोषित किए जाएंगे। जैसे चोरी की परिभाषा क्या है, लूट की परिभाषा क्या है, रेप की परिभाषा क्या है, मर्डर की परिभाषा क्या है, लापरवाही से किसी की मृत्यु कारित कर देना उसकी परिभाषा क्या है, उनकी डेफिनेशन और उस संबंधित अपराध के लिए किए जाने वाले दंड का वर्णन था। अब इसको रिप्लेस किया है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता। किसने रिप्लेस किया है? भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी में यह बताया गया था कि पुलिस के अधिकार क्या है, पुलिस किसी को अरेस्ट कब करेगी, वारंट के साथ कब अरेस्ट करेगी, बिना वारंट के साथ कब करेगी, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या है, जो वेरियस कोर्ट्स हैं उनकी हायरार्की या उनका पद सोपान क्रम क्या है, वो सारा का सारा सीआरपीसी में वो सारा प्रोसीजर बताया गया था। अब सीआरपीसी की जगह आ गया बीएनएसएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या आ गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आ गया बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पहला सवाल ये बनता है कि तीनों कानूनों पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर कब हुए? 25 दिसंबर 2023। दूसरा सवाल ये होता है कि ये तीनों कानून कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि इन कानूनों का सरकार ने जबरदस्त ढंग से प्रचार किया है। तो जयपुर में 13 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में इन कानूनों की जानकारी के बारे में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। वो चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी भी साथ थे 13 से 18 अक्टूबर तक। चौथा सवाल, आईपीसी को किसने रिप्लेस किया? बीएनएस ने। पांचवा, सीआरपीसी को किसने रिप्लेस किया? बीएनएसएस ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। अगला सवाल, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब 3 नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपको बता देता हूं, इन कानूनों में कोई विशेष नई चीज नहीं लेके आए हैं, क्योंकि जैसे ये 1860 में अंग्रेजों की समय की बनी हुई थी, तो 1860 के बाद जो नए तरह के क्राइम आए, जैसे साइबर क्राइम आ गए, उनको आईटी एक्ट में कवर कर लिया गया। तो इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता था, इनमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार ने तर्क ये दिया है कि हमने ब्रिटिश कालीन जो कानून थे उनको हटाया है। दूसरा तर्क ये दिया है कि ये दंडात्मक होने की बजाय जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको न्याय या जस्टिस इंश्योर करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सरकार ने बताए हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो, बीएनएस में 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शन है। इसकी जो आईपीसी थी उसमें 23 चैप्टर थे, 3 चैप्टर कम कर दिए और 511 सेक्शन कर दिए। ठीक है, बीएनएस में बात करेंगे 20 तरह के नए अपराध जोड़े गए हैं। नए अपराध जैसे
आईपीसी तो 1860 में अंग्रेजों के समय बनी थी, तो उस समय कोई पल्सर पे बैठ के किसी फीमेल की चैन को स्नैच या झपटा मार के नहीं लेके जा सकता था। लेकिन अब मॉब लिंचिंग, चेन स्नैचिंग या सरकारी कर्मचारियों को कोई अपनी बात मनवाने के लिए, विवश करने के लिए किसी टंकी पे चढ़ जाना, 226, वो 20 तरह के नए अपराध जुड़े, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे। 19 प्रावधान हटा दिए गए हैं। 33 तरह के क्राइम है जिसमें जेल की सजा बढ़ा दी गई है। अब देखो ये धाराएं सारी याद रखना, यहां से डायरेक्ट सवाल आएगा, ये धाराएं याद रखना। जो बीएनएस की धारा 48 है वो ये कहती है कि भारत में किसी व्यक्ति से क्राइम कराने के लिए भारत के बाहर बैठ के उकसाना, और इसका एग्जाम्पल है ये लॉरेंस गैंग एंड पार्टी, ये बाहर बैठे हैं, भारत में क्राइम करवाते हैं। इसलिए एक 69 है धोखे से यौन संबंध बनाना, इसका मतलब ये हुआ, ये नई धारा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, शादी का झांसा देकर बलात्कार करना। मतलब आप किसी महिला को ये झांसा देकर कि मैं तेरे से विवाह कर लूंगा, शादी कर लूंगा, यौन संबंध बनाते हैं, तो धारा 69 है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जाम में मिलेगी। 72 में 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ गैंग रेप करना, 72 में। 95 में किसी 95 में किसी बच्चे से अपराध करवाना। देखो सुनना इस बात को, बच्चे से अपराध कराने से क्या होगा, तुम्हारे सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक है महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध, उसमें एक जेजे एक्ट आएगा। जो अपराधी व्यक्ति होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं, वो क्या करते हैं, 18 साल से कम आयु का अगर बच्चा कोई अपराध करता है, तो भारत में कानून में बच्चे या चाइल्ड की परिभाषा 18 साल से कम का व्यक्ति है, तो उसको ये एम्प्लॉय या नियोजित कर लेते हैं, उसकी धारा 95 होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली देखो यूपीएससी में 2015 में मेंस में मॉब लिंचिंग को लेके सवाल पूछा था। जैसे ही सरकारें आती हैं, अलग अलग सरकारों का अलग अलग एजेंडा है। मोस्टली मॉब लिंचिंग का मतलब है कि भीड़ द्वारा किसी एक व्यक्ति के साथ हिंसा करके उसकी मृत्यु कारित कर देना। जैसे आप देखते हो राजस्थान में नूह और मेवात में गायों की जो लोग ट्रैफिकिंग या तस्करी करते हैं उनको भीड़ पकड़ पकड़ के मार देती है। पुणे के पालघर में हिंदू साधुओं के की मॉब लिंचिंग हुई थी। मॉब लिंचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। मॉब लिंचिंग हर सूरत में सब इंस्पेक्टर 2026 के पेपर में मिलेगा मॉब लिंचिंग। आ जाओ 106(2) इसलिए चर्चाओं में है कि लापरवाही से किसी की हत्या कारित कर देना। देखो भारतीय कानून ये कहता है कि आप गाड़ी को तेज स्पीड से चला रहे हो और आप किसी को टक्कर से मार देते हो तो वो बेलेबल या जमानती अपराध है। 106(2) में ये किया था कि हिट एंड रन, आप किसी को टक्कर मारो और भाग जाओ, उसको इलाज के लिए नहीं लेके जाओ, उस स्थिति में ये क्राइम बेलेबल नहीं होगा। वहां आप लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं तो हिट एंड रन के मामले होंगे, उसमें 106(2) बीएनएस का अपराध होगा। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने काफी विरोध किया, ट्रांसपोर्टर्स की लंबी हड़ताल चली, इस धारा को अभी से लागू नहीं किया गया, पर ये इंपॉर्टेंट है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आप ये समझना कि जो क्राइम होते हैं वो ऑर्गेनाइज, जैसे कोई ड्रग माफिया है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर ले, वो ड्रग का उनसे कारोबार करवाए, एक जगह से खरीद रहा है दूसरी जगह से बेच रहा है, कोई प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति का काम करे, कोई चोरी का करे, कोई लूट मार का करे, कोई डकैती का करे, वो संगठित अपराधों में आ जाएगा। और थोड़े इससे छोटे संगठित अपराध हैं वो छोटे संगठित अपराधों में आ जाएगा। एक नई चीज आई है धारा 113 बीएनएस, जिसमें टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित किया गया है, जो भारत की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज, कोई एक्सप्लोसिव या विस्फोटक पदार्थों से भारत की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, वो टेररिस्ट एक्ट में आएगा। 152 में ये है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा। तो ये सारी की सारी धाराएं इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। देखो भारत में ये अब इसमें एक नई चीज और जोड़ी है। आज से पहले बीएनएस लागू होने से पहले 1 जुलाई 2024 से पहले भारत में 5 प्रकार की सजाएं थी। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, सश्रम, सरल भी हो सकता था, कारावास हो गया, संपत्ति की जब्ती हो गई, जुर्माना हो गया।
अब के एक नई सजा जोड़ी है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा। याद करो, पुणे में एक बच्चे ने एक अपनी लग्जरी या पोर्श सी कार से किसी बच्चे को टक्कर मारी थी, उसमें उसको कम्युनिटी सर्विस दी गई जिसकी जबरदस्त आलोचना की गई। तो छठी सजा का प्रकार जो जोड़ा गया है वो भारत में अब से होगी कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा। ये ऐसा यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में होता था। मान लीजिए कोई तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे तो उसको समुदाय की सेवा करने की जजेज सजा दे देते थे कि 3 दिन तक स्कूल के आगे खड़े रहकर आप ट्रैफिक रूल्स है उनकी अवेयरनेस फैलाओगे या सड़क को साफ करोगे, वैसा। और ये कम्युनिटी सर्विस किन किन मामलों में दी जाती है? देखो, कोई सरकारी कर्मचारी कोई व्यापार कर रहा हो, कोई सरकारी अधिकारी कोई काम कर रहा हो और उसको रोकने के लिए आप टंकी पे चढ़ जाओ, 226 BNS आगे पढ़ेंगे। चोरी के मामले में अगर पहली बार चोरी की है और उस चोरी की कीमत 5,000 से कम है, नशे में या शराब में धुत व्यक्ति कोई सार्वजनिक स्थान पर दंगा या हंगामा कर रहा है, वहां डिफेमेशन या मानहानि, तो ऐसे में कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है जो पहली बार लागू हुई है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब इसमें आईपीसी से बीएनएस में क्या चेंजेज किए गए हैं? तो पहला चेंज ये किया गया है कि महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक है उसमें ये है नॉलेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस। तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में इन्होंने क्या किया है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको अलग से एक चैप्टर 5 में एक जगह ले आए हैं। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको बीएनएस के चैप्टर 5 में ले आए और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उनको चैप्टर 6 में ले आए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिखरे हुए अपराधों को एक साथ ले आए, चैप्टर 5 में ले आए। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट वो क्राइम है उनको भी एक चैप्टर में ले आए। ठीक है, एक पहली बार बच्चे की परिभाषा दी है। बच्चे का मतलब वो है जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है, क्योंकि 1860 में ऐसा जो सेक्स को लेके इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी। तो अभी लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर की परिभाषा को जोड़ा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, देखो ये जो 498A होता था दहेज के लिए किसी फीमेल या स्त्री के साथ नातेदारों या रिलेटिव द्वारा क्रूरता, उसमें उस क्रूरता को बीएनएस की धारा 85 में परिभाषित किया गया है। कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, पागल, मानसिक रूप से बीमार, बेवकूफ, जैसे ब्रिटिश कैलेंडर क्वीन, ब्रिटिश भारत, जस्टिस ऑफ द पीस, ऐसे जो पुराने शब्द थे उनको हटा दिया गया है। ये चेंजेज हैं आईपीसी और बीएनएस। अब ये पढ़ लेना, कुछ अपराधों के लिए सजा को बढ़ाया गया। बीएनएस की धारा 5 में सामुदायिक सेवा है। तो मैंने बताया था ना, भारत में केवल 5 प्रकार की सजाएं हैं और छठी सामुदायिक सेवा है, वो बता दी। ये किन किन को सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी वो बता दिया गया है, विद सेक्शन बताया गया है। नई धाराएं हम ये बात कर चुके। हाँ, इसमें 2 हमसे छूट गई थी। एक तो 226 जो नई धारा जोड़ी है वो ये है कि कोई सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है और उसको कोई व्यक्ति ये धमकी दे कि आपने अगर ये काम किया तो मैं अपनी अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। जैसे सरकारी कर्मचारी कोई काम कर रहा है और कोई टंकी पे चढ़ जाए, टंकी पे चढ़ के ये कहे भाई ये काम रोक दे, तूने मेरे अतिक्रमणी इंक्रोचमेंट को हटाया तो मैं छत से कूद जाऊंगा, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 304, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्नैचिंग। देखो
बाइक पे झपट्टा मार के महिलाओं की चेन को स्नैच करके या छीन के ले जाते थे, उसके लिए आज तक अलग से कोई दंड नहीं था। तो 304A नई धारा है जो स्पेशली स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग के लिए सजा देती। अब कुछ सेक्शन जिनको हटा दिया गया है, वेव्ड ऑफ कर दिया गया है। एक तो राजद्रोह से संबंधित जो 124A में था उसको हटा दिया। एक अप्राकृतिक मैथुन या इन नेचुरल सेक्स था, 377 मेल मेल के साथ सेक्स करे, उसको हटा दिया। एक अडल्ट्री या व्यभिचार, मतलब एक जीवित पार्टनर के होते हुए व्यक्ति किसी विवाह संबंधों से बाहर जाकर अगर वो कि किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध या सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो वो था अडल्ट्री 497, इसको हटा दिया। ये भी तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि बीएनएसएस में क्या चेंजेज आए हैं। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को। देखो अब इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई है। नई चीजें ये जोड़ी गई है कि एक तो पहले जो हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते थे या कोई भी नई चीज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, अब उसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन से रिकॉर्डिंग हो सकेगी। ये बेल बॉन्ड जमानत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभियोजन निदेशालय ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, पर अभी हमारे पास टाइम कम है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखो अब जो नई चीजें करी गई है वो ये किया गया है, बीएनएसएस की धारा 37 में एक काम किया है कि पुलिस अगर किसी को भी गिरफ्तार करेगी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो बीएनएस की धारा 37B में वो एक नॉमिनेटेड पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो एएसआई रैंक का होगा और जो गिरफ्तार व्यक्तियों की डिटेल्स को बताएगा। एक जीरो एफआईआर मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको बार बार हाईलाइट किया है। जीरो एफआईआर मैं बताता हूं आपको क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है। 17310 एफआईआर एग्जाम में हर सूरत में पूछेंगे। देखो क्या होता है, जो कोई भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है किसी भी क्राइम की, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको हम केस दर्ज होना बोलते हैं, वो कोई ना कोई थाने में दर्ज होगी। हर एक पुलिस स्टेशन का अपना जुरिडिक्शन होता है। मान लीजिए जयपुर का मानसरोवर थाना है तो मानसरोवर का एरिया उसका जुरिडिक्शन है। अब समझिए कि मानसरोवर एरिया में कोई व्यक्ति ट्रेन से होके जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है, उसके साथ कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, वो रहने वाला है दिल्ली का। अब वो दिल्ली जाके एफआईआर करवा नहीं सकता था, उसको ये कहते थे तेरे साथ जो अपराध हुआ है वो मानसरोवर में हुआ है। तो अब क्या होगा, वो दिल्ली जाके सूचना देगा जहां वो रहता है, तो वहां वाला एक पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर रजिस्टर करेगा और उसको संबंधित थाने में भेज देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेंजेज हैं इसमें ये जीरो एफआईआर वाला है, ये याद रखना। एक आप ईमेल से भी भेजोगे तो भी आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन 3 दिन में आपको थाने में जाके उस पर साइन करने पड़ेंगे। पढ़ो आगे। देखो एक चीज और है, 173(3) ध्यान रखना। देखो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है मोस्टली कोग्निजेबल मामलों में, जिनको संज्ञेय मामला बोला जाता है। अब कोई आदमी थाने में जाके ये कहे मैं मेरे घर के पास से निकल रहा था, एक व्यक्ति मुझे आंखें दिखा रहा था, आंखें दिखाना कोई क्राइम नहीं है। तो इस तरह के थाने में बहुत सारे एप्लीकेशंस परिवाद आते हैं, तो पुलिस को अब ये दे दिया कि जो नॉन कोग्निजेबल टाइप का है उसमें वो 14 दिन तक उस एसएचओ को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, जो आप अब तो सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, अब सब इंस्पेक्टर एसएचओ नहीं है, इंस्पेक्टर एसएचओ है, तो नेक्स्ट प्रमोशन पे जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे तो आप कोई एप्लीकेशन में ये डिसाइड कर पाओगे कि इसमें एफआईआर दर्ज करनी है या इसमें मेरे को इनिशियल इंक्वायरी करनी है, प्रारंभिक जांच करनी। अगला आएगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पुरानी आईपीसी में व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती थी 41A सीआरपीसी में, और अब उसकी जगह बीएनएस में आर्टिकल या सेक्शन हो गया 35।
तो बीएनएस में व्यक्तियों की गिरफ्तारी का सेक्शन कौन सा है? 35। अब देखो, ध्यान से सुनना, इसमें क्या हुआ कि अब देखो 7 साल से कम सजा तक के अपराध करते थे तो उनकी जरूरी नहीं कि पुलिस गिरफ्तारी करे। अब इसमें नया काम एक ये किया है कि किसी व्यक्ति ने अगर 3 साल से कम सजा का अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी की अनुमति वहां के डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर से ली जाएगी। अगर 3 साल से कम सजा का अपराध किया है तो उसकी पूर्व अनुमति के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये 35(7) इंपॉर्टेंट धारा है। पहला ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो एक काम और किया है। देखो 2 तरह की हिरासत होती है। पुलिस आपको अरेस्ट करे उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत या पुलिस कस्टडी। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस को 24 आवर्स में उसको जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ उसको प्रोड्यूस या पेश करना पड़ेगा। एक होता है जुडिशियल कस्टडी, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई जाती है, आप जेल में रहते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक अभिरक्षा होती है। पहले क्या होता था, पुलिस मैक्सिमम पुलिस रिमांड ले सकती है 14 दिन तक का, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलता था। इसमें प्रैक्टिकली दिक्कत क्या होती थी, मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करके उसका रिमांड ले लिया। रिमांड लेने के बाद उसी दौरान उस थाना क्षेत्र में 5 बड़े क्राइम हो जाते हैं, 6 बड़े क्राइम हो जाते हैं। उस आदमी से तो वो उस पर्टिकुलर डेट में इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाया। तो अब ये हो गया कि वो जो 15 दिन का जो रिमांड है वो 60 दिन या 90 दिन तक वो टुकड़ों में कितनी बार भी ले सकता है वो रिमांड, और इसको 187 बीएनएस में बताया गया है। हथकड़ी लगाना, देखो पहले पुलिस को हथकड़ी लगाने के लिए चाहे कितना हीनस क्राइम किया हो, हथकड़ी लगाने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया कि जो लोग बार बार क्राइम कर रहे हैं, मर्डर रेप जैसे क्राइम कर रहे हैं, उसको बीएनएस की धारा 43(3) में पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। देखो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम किया है कि 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध होंगे, रेप होगा, मर्डर होगा, डकैती होगी, वहां एफएसएल टीम या फोरेंसिक टीम जरूर जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि सरकार ने बीएनएसएस को जब लागू किया तो सरकार बार बार तर्क यही दे रही थी कि पुराने कानूनों की जगह नए कानूनों को हमने लागू किया है, इसमें हम पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, ना कि इसकी प्रकृति दंडात्मक या प्यूनिटिव होगी। इसमें विक्टिम के राइट को रिजर्व करेंगे, प्लस फोरेंसिक जैसे जो स्मार्ट चीजें उनको जोड़ेंगे, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जो एविडेंस है या वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको भी शामिल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला आ जाओ, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है, वही बात है ना। तलाशी जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तलाशी जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बताता हूँ क्या है। पुलिस किसी के पास कोई चीज को सीज करती है, मान लीजिए कोई वेपन लेके जा रहा है, तो पहले उसको एक सीजर मेमो बनता था। कोई एनडीपीएस का आर्टिकल अफीम है या हेरोइन स्मैक लेके जा रहा है, अब उन सब पूरी की पूरी कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस ने शुरू कर दी। अब आओ, हाँ एक ये कर दिया, सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड कर दिया है ना। जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तो पीड़ित किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है उसको 90 दिन में उसकी प्रोग्रेस के बारे में वो पुलिस ऑफिसर बताएगा। इसमें यह भी है कि जो विक्टिम है उसको उसकी एफआईआर और इनकी कॉपी वो सारे पुलिस ऑफिसर अवेलेबल करवाएगा। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ, इंडियन एविडेंस एक्ट से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चेंजेस आए हैं वो देख लो। देखो अब ये आए हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स होता था उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल नहीं होता था, अब उसको शामिल कर लिया भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। ईमेल है, मैसेज है, वॉइस है, कंप्यूटर लॉग है, तो डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें भी आ गई।
अगला है मौखिक साक्ष्य में वो जो गवाह जो कोर्ट के समक्ष जो ओरल एविडेंस देते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। वही डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान लिया। देखो एविडेंस दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी एविडेंस, एक सेकेंडरी एविडेंस। इतना नहीं जाना है, बस अपने को ये ध्यान याद रखना है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है, मान लीजिए मोबाइल, पेन ड्राइव की कोई भी रिकॉर्डिंग है, उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान लिया, पहले नहीं माना जाता था। ये भी काम का नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे सवाल कवर कर लिए। आपको IMA, IAS, RAS की टेलीग्राम चैनल पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तुम्हारे सिलेबस में दूसरा टॉपिक है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और उनसे संबंधित प्रावधान। तो नॉलेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस रूल्स रिलेटिंग टू इट। देखो, अब इसमें सिर्फ आपसे ज्ञान, उसमें बेसिक नॉलेज मूलभूत, इसमें सिर्फ आपसे ज्ञान के बारे में पूछा है। तो बात करते हैं। देखो, कोई भी महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करना, ये पुरानी IPC में था, महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग 354, ये याद रखना। हालांकि ये पुराना हो गया, IPC को तो VNS ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखते हैं। किसी महिला का लज्जा भंग करने की आशय से, मान लीजिए लड़ाई झगड़े के समय महिला की चुनरी खींच देना, उसको डिसरोब कर देना, उसके कपड़े फाड़ देना, ये सारी चीज। 509 से था किसी महिला की तरफ अभद्र या अश्लील इशारे करना, अश्लील अभद्र इशारे। 376 में था महिला का बलात्कार, महिला के विरुद्ध ये अपराध है। अब देखो, जो महिला के विरुद्ध क्या क्या अन्य अपराध हो सकते हैं, तो सबसे पहला एक्ट है दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसको 1986 में संशोधित किया गया, प्रोहिबिशन ऑफ डोवरी एक्ट 1961, 1982, जिसमें दहेज लेने और दहेज देने दोनों को अपराध माना है, और ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसको 5 साल तक की कैद होगी। इसमें धारा 2 में दहेज की परिभाषा है, धारा 3 में दहेज लेने देने को अपराध माना है, और धारा 4 ये कहती है कि दहेज की कोई मांग करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ये स्पेसिफिक अगर आपको याद रहे तो आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये दहेज के बारे में। अब देखो, अगला है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, कोई चित्र वीडियो ऐसे प्रकाशित करना, ये 1986 का है, आपको जस्ट ध्यान रहे। सती रोकथाम अधिनियम 1987, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1987 में दिवराला गांव सिक्कर रूपकंवर सती हुई थी, उसके बाद सरकार ये अधिनियम लेके आई। तो सती को कोई भी किसी भी रूप में महिमा मंडित करेगा उसको अपराध माना जाएगा। इसी करके झुंझुनू का रानी सती मंदिर है वो बंद है, जहां सती प्रथा को कहीं भी किसी भी रूप में हम उसको प्रचारित करते हैं तो वो सारे काम बंद है। पढ़ लेना इसको। विलियम बेंटिक के टाइम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सबसे पहले 1829 में सती प्रथा को बंद किया गया था। अब आ जाओ, यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। हम भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती थी, उसका पति मारपीट करता है, सास मारपीट करती है, या कोई भावनात्मक रूप से या मौखिक रूप से उस महिला के विरुद्ध हिंसा होती थी, इसके लिए संसद एक्ट लेके आई 2005 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। देखो, 2 में परिभाषा है व्यथित महिला की, याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले। व्यथित महिला, जो पीड़ित महिला है, उसकी परिभाषा है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। घरेलू हिंसा की परिभाषा 3 में,
अब इसमें व्यथित महिला जिसकी परिभाषा धारा 2 में इंपॉर्टेंट है, 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है, 6 में ऐसी महिला के लिए आश्रय गृह जहां वो रह सके वहां उसके लिए निवास की व्यवस्था की जाएगी। साझी गृहस्थी भी इंपॉर्टेंट है कि पति या कोई रिश्तेदार उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है लेकिन उस पति के साथ वो रह रही है उसी निवास में, तो उसे उसको वहां रहने का अधिकार है। तो इसमें 2, 3, 6 और धारा 17 इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। सुनना इसको ध्यान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। सुनना ध्यान से, 1997 में भंवरी देवी नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या हेल्थ वर्कर थी, उसके गांव में कोई बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो रही थी, उसका उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। चूंकि वो राज्य सरकार की कर्मचारी थी तो सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कमी की वजह से वो सारे के सारे अपराधी छूट गए। तो सरकार गंभीर हुई और कुछ अलग अलग संस्थाओं ने विरोध किया, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ। तो 2013 में ये एक्ट लेके आई। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, 9 दिसंबर 2013 से ये लागू हुआ। ये निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाओं पर लागू होगा, लेकिन वहां मिनिमम 10 कर्मचारी होने चाहिए। 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है वहां लागू होगा। तो एक सवाल तो ये बनता है कि अधिनियम ये किस प्रकार की संस्थाओं पर लागू है? निजी संस्थाओं पर भी, सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर, लेकिन मिनिमम वहां 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम। देखो, इसके लिए एक आवश्यक है कि ऐसा वो जो संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी, आईसीसी, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा और वो वहां एक महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना सुनिश्चित करेगी। इस कमेटी में आवश्यक है कि 1 या 2 मेंबर महिलाएं हुई हों। ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल हरेसमेंट की परिभाषा दी गई है धारा 2 में कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होगा। उसमें शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की डिमांड करना, ये सारा। जो आंतरिक शिकायत समिति बनेगी वो धारा 4 के अकॉर्डिंग बनेगी। याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक 3 महीने तक शिकायत कर सकेगी। एक जांच और कार्रवाई 90 दिन के भीतर होगी, ये गोपनीय रहेगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट धारा है, ये जो अगर आपस में राजीनामा हो जाता है तो सुलह की धारा 10 है। और अगर वो गलत या झूठी शिकायत पाई जाती है तो उस महिला के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये धारा 14 है, याद रखना। ये धारा कौन सी है? धारा 14 है, ये याद रखना। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक है पीसीपीएनडीटी एक्ट। अपने यहाँ बाल लिंगानुपात या सेक्स रेशियो बहुत कम है। उसकी वजह है ये कि गर्भ में पल रहे बच्चे का पता करना, अगर वो बेटी है तो उसको मार देना। इसका पूरा नाम है प्री कंसीव प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज, पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीक। 1994 में लेके आई। 2003 में सरकार ने इसको अमेंड किया और इस पर यह रोक लगाई जाती है कि किसी भी टेक्निक से कोई भी व्यक्ति ये पता करने का प्रयास नहीं करेगा कि महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। अब देखो, अगला है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। कोई भी वेश्यावर्ती प्रकार का कार्य करता है तो उसको पिटा एक्ट के द्वारा कार्रवाई होगी। और पिटा की कार्रवाई करने के लिए मिनिमम डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। ये होटलों में पकड़ के नीचे बिठा के फोटो खिंचाते हैं, महिलाएं मुंह ढकी रहती हैं, वो ये वाली पिटा की कार्रवाई। अब देखो, बच्चों के, महिलाओं के संरक्षण के हमने सारे कानून बता दिए, तो बच्चों के संरक्षण के भी कुछ कानून है। सबसे पहले बाल श्रम का निषेध, ये 1986 का कानून है।
जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है, प्रोहिबिशन किया गया है। 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और अब सुनना है इसको ध्यान से, इसमें 2 कैटेगरी है। 14 वर्ष तक के बालक हैं, उनको किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और 14 से 18 के बीच के जो बालक हैं, उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। पढ़ लेना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 का। अब नाबालिग बच्चे की शादी नहीं करेंगे। अब आपको पता है लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए न्यूनतम, और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। अब आ जाओ कानूनी ये आयु आ गई। अब 2 इंपॉर्टेंट एक्ट बचे हैं बच्चों, जिनकी पीपीटी नहीं बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, पहला एक्ट है पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट है 2012 का। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अमेंडमेंट या संशोधन किए गए हैं। पोक्सो का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। मतलब बालकों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप छोटे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं खूब होती हैं, तो मोस्टली अभी जेल में जो अपराधी बैठे हैं वो इस तरीके के अपराधी हैं या एनडीपीएस वाले अपराधी हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता देता हूं, उनको समझ लेना। देखो, पोक्सो में जो भी भारतीय कानून में बच्चे का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है। अब इसकी स्पेसिफिक धाराओं की बात करते हैं। इसकी जो धारा 3 है वो प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा है। धारा 3 क्या बताती है? प्रवेशन लैंगिक हमला। देखो, और धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड बताती है। बताता हूं, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, किसी बच्चे पर सेक्सुअल असोल्ट करना और अपना जो मेल जो पीनस है उसको उस बच्चे में पेनिट्रेट करवा देना। और ये वाला जो है ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है। पोक्सो में अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का है तो भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा अगर विक्टिम या पीड़ित 18 साल से कम की लड़की है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रिवेंटिव सेक्सुअल असोल्ट की धारा 3, धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए दंड। धारा 5 में आ जाएगा रिग्रेसिव। धारा जो 5 है उसमें आ जाएगा गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। रिगोरस सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असोल्ट। और धारा 6 में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले के लिए दंड आ जाएगा। देखो, गुरुतर या रिगोरस, कोई बच्चे का टीचर अगर उसके साथ ऐसा करता है, पुलिस अधिकारी ऐसा करता है, उसका गार्जियन ऐसा करता है, तो उसको रिगोरस सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। बस ये ध्यान रखना। जैसे शिक्षक, वार्डन, संरक्षक अगर ऐसा कार्य करता है तो वो आ जाएगा गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले में। 7 में है लैंगिक हमला और 8 में है लैंगिक हमले के लिए दंड। 8 में है लैंगिक हमले के लिए दंड। 8 में हो गया लैंगिक हमले के लिए दंड। अब देखो, अब इसमें अगर अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे का यूज कर रहे हैं तो भी उसको धारा 13 जो है वो ये कहती है कि किसी अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना। बालक का उपयोग, ये आप याद रखना। ठीक है, बाकी मैंने आईएमए के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। लास्ट जो हमारा अगला जो है वो है इंपॉर्टेंट एक्ट, जेजे एक्ट।
जेजे एक्ट 2015 का है, बताता हूं जेजे एक्ट क्या है। जुवेनाइल जस्टिस या किशोर न्याय, जुवेनाइल जस्टिस या किशोर न्याय अधिनियम 2015। देखो ये सिंपल सा है कि जो बच्चे हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, बच्चा भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। अब समझना 2013 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से रेप हुआ, और जो सबसे ज्यादा ब्रूटिलिटी या जो क्रूरता करी थी वो व्यक्ति था जो 18 साल से कम का था। उस 18 साल से कम वाले व्यक्ति ने जब क्रूरता की तो कोर्ट को सोचना पड़ा कि, तो उन्होंने इसमें बच्चे की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया और ये कहा कि 16 से 18 वर्ष के मध्य का कोई व्यक्ति है, वो बच्चा ही होगा, और वो जघन्य अपराध करता है, हिनस क्राइम करता है। क्या करता है वो? जघन्य अपराध या हिनस क्राइम करता है, तो उसका क्राइम जघन्य है इसका निर्धारण करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। कौन निर्णय करेगा? किशोर न्याय बोर्ड। ये धारा इंपॉर्टेंट है, इसका निर्णय कौन करेगा? जेजेबी। आप याद करो निर्भया कांड का जो मुख्य आरोपी था वो 18 साल से कम का था, 16 से बड़ा था। उसको बाल संरक्षण गृह भेजा गया जहां बैठ के वो रोज बाहर आने जाने वालों पर पत्थर फेंकता था। बाद में अभी क्या किया है कि 16 साल से 16 से 18 के बीच का कोई बालक है, वो जघन्य अपराध करता है, वो वयस्क व्यक्तियों की तरह अपराध करता है, तो उसका अपराध वयस्कों की तरह है या नहीं, अडल्ट की तरह है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछेंगे, ध्यान रखना। कौन करेगा इसका निर्णय? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसका निर्णय करेगा। इसका निर्णय करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका निर्णय करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसमें और अगली इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, और जो अगली इंपॉर्टेंट धारा इसमें है, देखो जो इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कोई भी पुलिस अधिकारी होगा वो सादा वस्त्रों में पूछताछ करेगा। 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे ने किसी प्रकार का अपराध किया है, उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति शामिल नहीं है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तो ये जेजे एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। यहाँ आके आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि इस मैराथन क्लास से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।